हेलो स्टूडेंट, मैं अजय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका साइंस क्लासेज में। देखिए, इस समय हमारे ऊपर परीक्षा का प्रेशर है। आप लोग रेलवे एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ करके तो हमारा कल्याण होने वाला है नहीं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि परीक्षाओं में हिंदी के अलावा मैथ, रीजनिंग, साइंस, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो उसी ज्ञान के समुंदर जीके रूपी समुंदर के अंदर एक भाग मिलता है आपको, भौतिक विज्ञान। और इस भौतिक विज्ञान में साधारणतः बहुत सारी चीज़ें हम लोग, बहुत सारे टॉपिक देखते हैं कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हमारे पहुंच से बाहर होने के कारण ऐसे लोग जो विज्ञान से जिनका दूर दूर तक रिश्ता नाता है नहीं, जो आर्ट विषय से हैं, वो लोग भी साइंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारे साथ, अगर हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़े हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो भौतिक विज्ञान हर परीक्षाओं में, चाहे वह स्टेट लेवल की परीक्षा हो चाहे सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। लगभग कभी कभी तो भौतिक विज्ञान से ही 8-8, 10-10 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब ये बताइए, अगर 8-10 क्वेश्चन का, वो 150 क्वेश्चन का ना आपका वो है अगर यदि सिलेबस, तो 10 क्वेश्चन अगर आप केवल एक सब्जेक्ट से कवर कर ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। 5-6 सब्जेक्टों से आप 10-10 को नंबर ऐड करिए तो 60-70 नंबर, इसी तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हिंदी की कक्षाएं तो हमारी चल ही रही हैं। अब हमें भौतिक विज्ञान भी शुरू किया जा रहा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व भी करते हैं तो आपको जरूर भौतिक विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वे लोग जो विज्ञान वर्ग से नहीं जुड़े हैं, जो लोग दूर रहे हैं या नहीं समझ में आता रहा होगा, वे लोग भी अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारी वीडियो को पूरे जितने भी क्लासेज आपको चलाई जाएंगी उन सब क्लासों को अटेंड कीजिए और परीक्षा में आपसे कोई चूक नहीं होगी, आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान। सबसे पहले हम लोगों को ये जानने हैं कि भौतिक होता क्या है और भौतिक विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा, भौतिक विज्ञान आपका बहुत बड़ा है। लेकिन हमें पढ़ना क्या रहता है सिलेबस में, आप देखे होंगे जनरल साइंस लिखा रहता है। सिलेबस आप देखेंगे तो आपको सिलेबस में जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान सिलेबस में लिखा होता है। सामान्य विज्ञान। तो इसी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सामान्य जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान भी पढ़ते हैं और रसायन विज्ञान भी पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग अपनी इस कक्षा में भौतिक विज्ञान को ही लेकर के चलेंगे। तो सामान्य विज्ञान क्या होता है, और उस तरह से अगर आप पर्सनली कोई विज्ञान का बुक पढ़ रहे हैं तो दोनों में अंतर होता है। क्योंकि अगर आप केवल सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं तो वो बातें आपको पढ़नी और ध्यान देनी जरूरी हो जाती हैं जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे दैनिक जीवन में आप जो चीज़ें, जो वस्तुएं अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उन सब की एक्टिविटी क्या है, उन सब का क्रिया प्रतिक्रिया क्या है। वो सपोज दैट हम क्यों मोमबत्ती ही जला रहे हैं, मोमबत्ती जलने से क्या हो रहा है, ये सारी घटनाएं। आप अगर आपके घर में लोहे का विंडो लगा हुआ है तो उसमें जंग क्यों लग रहा है, आखिर क्या कारण हो रहा है, क्यों कपड़े जो हैं कुछ समय के बाद हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, फट जाते हैं नए की अपेक्षा। तो ये जो भी घटनाएं हम अपने दैनिक जीवन में जीते हैं, देखते हैं, उन्हीं सभी के बारे में आप भौतिक विज्ञान में अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए तो आप यकीनन प्रतियोगी परीक्षा के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और उस तरह से आप पार्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट अगर लेकर के फिजिक्स पढ़ रहे हैं
या कोई भी सब्जेक्ट पार्टिकुलरली पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी सिद्धांतें, बहुत सारे प्रयोगों को भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसमें जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं, जो दैनिक जीवन में हम लोग प्रयोग करते हैं जिस विज्ञान का, वही सारी चीज़ें, क्यों बिजली चमकती है, क्यों बादल गरजता है, बारिश कैसे होता है, हम क्यों कि कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं भौतिक विज्ञान आखिर हमें मुख्यतः किन बातों पर ध्यान देना है। हम अपने, देखिए जो भी मैं बात कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हम अपने चारों तरफ के वातावरण में असंख्य, बहुत सारी अनगिनत चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अनगिनत, देखते भी हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। तो वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। सभी वस्तुएं वस्तुएं जो होती हैं वो किस रूप में होती हैं? या तो ठोस होंगी, या तो ठोस में होंगी, या तो द्रव में होंगी, या तो गैस में होंगी। जो भी हम अपने डेली लाइफ में जो भी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, या जो भी बातें, जो भी घटनाएं हम लोग करते हैं, जो भी वस्तुएं प्रयोग करते हैं, वे या तो ठोस अवस्था में रहती है। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ठोस अवस्था में। जैसे आपका हो गया धातुएं, बहुत सारी धातुओं का प्रयोग करते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। द्रव में ले लेते हैं वाटर यानी जल। जल की कैसी अवस्था होती है? द्रव अवस्था में होता है, और हम सभी लोग बिना जल के रह नहीं सकते हैं। जल हो गया, ऑयल हो गया, ये हनी, शहद हो गया, ये सब आपका क्या है? द्रव रूप है। गैस, लगभग सभी लोगों के घर में चूल्हा जलता होगा, गैस चूल्हा, एलपीजी सिलेंडर, ये भी क्या है? गैस है। हम सांस लेते हैं, सांस में कौन सा गैस यूज करते हैं? ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरह से भी ये भी गैस हो गए। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, और वो वस्तुएं या तो ठोस होती हैं, या तो द्रव होती हैं, या तो गैस होती हैं। और ये सभी ठोस, द्रव, गैसें, सभी वस्तुएं किसका रूप होती हैं? पदार्थ का रूप होती हैं। सभी वस्तुएं किसका रूप होती हैं? पदार्थ का। ठीक, सभी वस्तुएं किसका रूप होती हैं? पदार्थ का। पदार्थ या तो ठोस होता है, या तो द्रव होता है, या तो गैस होता है। ऐसे तो केमिस्ट्री में आपका 5 माना गया है। एक प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन है, उसको छोड़िए, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स के बारे में देखिए, सभी पदार्थ या तो ठोस अवस्था, या द्रव, या गैस में होते हैं, और इनका हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो कोई भी एक वस्तु ले लेंगे, अगर आप वहाँ कार्य करेंगे, उस वस्तु का प्रयोग करेंगे, तो कोई ना कोई कार्य होगा, ऑफकोर्स होगा। हम यहाँ पर बुक रखा हुआ है या घड़ी रखी हुई है, मैंने घड़ी को वहाँ से उठा करके यहाँ कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने वस्तु का प्रयोग किया और काम किया, कार्य किया ना। तो कार्य करते हैं तो क्या होती? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? आप अच्छी तरह जानते हैं, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो पदार्थ द्वारा जब कोई कार्य होता है, तो कार्य होने पर कुछ न कुछ ऊर्जा खर्च होती है। इस तरह से पदार्थ और ऊर्जा के बीच कुछ न कुछ संबंध होता है। उन्हीं संबंधों के विषय में दैनिक जीवन में हम लोगों को सामान्य विज्ञान, सामान्य भौतिकी के अंतर्गत पढ़ना है। अब कुछ उदाहरण के रूप में हम लोग ले लेते हैं ऊर्जा, कि कैसे हम लोग वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं और ऊर्जा आ रही है, काम क्या हो रहा है।
पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, विद्युत। विद्युत क्या है? ऊर्जा है। विद्युत क्या है? एक ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए हमें किसी न किसी वस्तु की प्रयोग करनी पड़ेगी। अब वो वस्तु क्या होगा? जो बड़ा बड़ा मोटर होता है जिसको यहाँ पर बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत बनाने के लिए कुछ न कुछ वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है, कार्य हो रहा है और ऊर्जा मिल रही है। इसी तरह से वही विद्युत जब जनरेट हो जाता है, बन जाता है, तो उसका प्रयोग हम पंखा चला करके, लाइट जला करके, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से करते हैं। तो वह पदार्थ और विद्युत ऊर्जा में कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। इसी तरह से और भी ऊर्जा होती है, जैसे आपका हो गया ध्वनि ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, है ना, नाभिकीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा के प्रकार हैं। लेकिन बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि फिजिक्स है क्या, पदार्थ एवं ऊर्जा के मध्य संबंध, ठीक ना, क्या संबंध है, कैसे हो रहा है, यही सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे इस मैथ में, टॉपिक बाय टॉपिक, सॉरी फिजिक्स में टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम लोग देखिएगा, अगर कोई वस्तु है, हम प्रयोग अपने दैनिक जीवन में किसका कर रहे हैं? वस्तुओं का कर रहे हैं। तो अगर वह वस्तु है तो वस्तु का कुछ न कुछ नाम होगा, वस्तु का कोई ना कोई नाम होगा, और नाम होने के साथ उसकी कुछ तो मात्रा होगी, ऑफकोर्स होगी। जैसे हम कह दिए चीनी, चीनी एक वस्तु है। तो अब इसकी मात्रा अगर आपसे पूछी जाए कि आपके पास कितनी चीनी है, तो आप वह मात्रा किस में बताएंगे? या तो केजी में बताएंगे या तो ग्राम में बताएंगे कि भाई मेरे पास 10 किलो चीनी है, मेरे पास आधा या 500 ग्राम चीनी है मात्रा। इसी तरह से हम कह दें कि आप का घर मार्केट से कितनी दूर है, तो दूरी है, तो दूरी को अब क्या बताएंगे? केजी या ग्राम में बताएंगे? नहीं बताएंगे। आप बताएंगे इतना मीटर है या किलोमीटर है ना। अगर दूरी और छोटी है तो सेंटीमीटर में या इंच में या फीट में बताएंगे। इसी तरह से आप पूछ दिया जाए समय के बारे में, लोग कहते हैं ना कि समय बताओ कि कितना बज रहा है, तो हम कहते हैं ना कि सपोज दैट बज रहा है 1:30 AM, तो हम क्या बोलेंगे? 1:30। तो इस तरह से समय को भी मापा जा रहा है। अर्थात वस्तुओं का जो मापन होता है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं या मात्रक कहते हैं। तो सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ क्या होता है? मात्रक होता है, और उन मात्रकों के विषय में पहले आप पढ़ लेंगे, तब जा करके फिजिक्स के अंदर की चीज़ें पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो हम लोग का टॉपिक शुरू होता है भौतिक राशियां। भौतिक राशि, वस्तुओं का जो मात्रक होता है या मापन होता है उसको एक चिन्हात्मक रूप दिया जाता है या संकेतात्मक रूप दिया जाता है। जैसे अभी को हमने बताया ना कि दूरी नापनी है तो मीटर या किलोमीटर, तो ये क्या हो गया? संकेत हो गया। चीनी तौल या कोई सब्जी तौल रहे हैं तो किलो, किसी चीज को तौल रहे हैं तो किलो या ग्राम, ये क्या हो गया? संकेत हो गया। तो
वस्तुओं का जो संकेतात्मक रूप होता है वही क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है, या मात्रक भी इसे आप कह सकते हैं। तो मात्रक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो भौतिक राशियों को दो भाग में विभाजित किया गया है। एक होता है मूल या आधार भौतिक राशि, और दूसरा होता है व्युत्पन्न। आप इसे मात्रक भी कह सकते हैं। बहुत लोग ये मत कंफ्यूज होएगा कि राशियां अलग होती हैं और मात्रक अलग होता है, नहीं, राशियां या मात्रक एक ही चीजें हैं। तो मूल या आधार मात्रक कह लीजिए या व्युत्पन्न मात्रक कह लीजिए। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा को जानते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। मूल राशियां वे होती हैं जो पूर्ण रूप से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, ये मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। मूल राशि पर निर्भर। अब मतलब समझिए, आप कोई ऐसी वस्तु लीजिए, ऐसा चीज लीजिए और उसका मापन कीजिए, ठीक। मापन करने पर आप सीधे सीधे जो चीज बोल दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई वस्तु ले लेता हूँ, ये पेन ही ले लीजिए, ये एक वस्तु है। अब मैं पूछूं कि बताइए ये इसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान अर्थात ये कितना वजनदार है, ठीक ना। इस पृथ्वी पर ये कितना वजनदार है। वजन अलग होता है और द्रव्यमान अलग होता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम अगर द्रव्यमान पूछ दिए तो आप इसको क्या करेंगे, तौलने पर कहेंगे अरे ये तो सर 5 ग्राम है, 5 ग्राम है। यानी अगर इसको किसी भी तरह से कम न किया जाए, काटा पीटा न जाए, तो इसका हमेशा और हमेशा द्रव्यमान कितना रहेगा, 5 ग्राम रहेगा, ठीक ना। इसी तरह से हम आपसे पूछ दें बताइए इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो बोर्ड की लंबाई अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। जब तक इसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा तब तक न तो इसकी लंबाई कम होगी और न तो बढ़ेगी। तो हम नाप के बताएंगे चाहिए 2 मीटर है, तो लंबाई हमने क्या बता दिया, 2 मीटर बता दिया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम ग्राम, मीटर, सेकेंड, ये सब क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे कि मूल या भौतिक आधार राशियां किसे कहते हैं, वे मात्रक या वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य राशियों की जरूरत नहीं पड़ती है, वे पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, मूल राशियां कहलाते हैं। और व्युत्पन्न राशियां देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए बताइए आप कितने तेज स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाएंगे तो हम क्या पूछ रहे हैं, चाल पूछ रहे हैं, आपकी गाड़ी चलाने की चाल कितनी है। तो आप कहेंगे सर मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाता हूं। अब ये बताइए किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें दो यूनिट आया नहीं, 2 मात्रक आए हैं ना। किलोमीटर एक मात्रक है और एक किलोमीटर किसका, दूरी का मात्रक है, और आवर यानी घंटा किसका मात्रक है, समय का मात्रक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग 2 भौतिक राशियों को मिलाकर के एक नई भौतिक राशि चाल बना दिया गया है। तो ये राशियां क्या कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। और वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल या आधार राशि कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मूल राशि क्या है और भौतिक राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है। अब समझते हैं हम लोग, जो परीक्षा में प्रश्न इससे डायरेक्ट पूछा जाता है, एक कि व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी है। तो आप आंसर में क्या देंगे, व्युत्पन्न राशियों की संख्या जो है वो 7 है। व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। अब ये 7 व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी हैं, फर्स्ट दूरी यानी लंबाई, दूसरा है आपका द्रव्यमान, तीसरा है आपका विद्युत धारा,
चौथा है आपका ताप, पांचवा है आपका लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, छठा है आपका समय, और सातवां है आपका परिमाण, वस्तु का परिमाण। ये 7 भौतिक राशियां आपको एकदम कंठस्थ कर लेनी है, याद कर लेनी है, क्योंकि इससे प्रश्न आधे घुमा फिरा करके आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन दे, कोई 3 ऑप्शन में दे देगा जो मूल राशियां रहेंगी, और एक ऑप्शन में दे देगा जिसमें व्युत्पन्न राशि रहेगी। अब पूछेगा कि निम्न में से मूल राशि नहीं है, तो जब तक आप 7 मूल राशियों को याद नहीं किए रहेंगे तब तक आप बताइए क्या पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। या डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं 7। चलिए सबको समझते हैं आखिर है क्या, क्योंकि जो विज्ञान से जुड़े हैं उनको तो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि ये है लंबाई क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है। लेकिन जो विज्ञान वर्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, जो पहली बार भौतिक विज्ञान पढ़ रहा है, उसके लिए भी डरने की बात नहीं, वो सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ समझ रहा होगा। देखिए लंबाई क्या होता है? दूरी जब भी हम कोई लेते हैं, सपोज हम कहें इसका लंबाई नापो इस बोर्ड का, तो ये क्या है? दूरी ही तो हुई। इस छोर से इस छोर तक ये क्या हुई? कुछ दूरी ही तो हुई, अर्थात ये लंबाई। द्रव्यमान, किसी भी वस्तु में जितने परमाणु होते हैं, परमाणुओं की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, मतलब उसमें अगर विनाश न हो तो क्या होगा? वो द्रव्यमान होता है। विद्युत धारा क्या है? आवेशों का प्रवाह। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं और तुरंत फैन क्या होता है? चलने लगता है। तो स्विच ऑन करने से क्या हुआ? जो विद्युत धारा है आपके बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वहां से तार के माध्यम ट्रांसफर होके जाता है फैन के पास, और फैन ऑन हो जाता है। तो मीन्स क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेकर के फैन तक आवेशों का प्रवाह हुआ, और वही क्या होता है? विद्युत धारा होता है, एम्पियर में नापते हैं। ताप, किसी भी जगह उष्मा की मात्रा कितनी है, किसी भी जगह का हीट कितना है, उसी हीट को हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। उसी हीट के मात्रा को, उष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। उष्मा की मात्रा अधिक रहेगी तो तापमान क्या होगा? अधिक होगा, और कम रहेगी उष्मा की मात्रा तो ताप क्या होगा? कम होगा। जैसे गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें, सूर्य हमारे पास तेज उसकी किरणें आती हैं, लंबवत पड़ती हैं, इसलिए हमको क्या होता है? गर्मी फील होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ठंडी के मौसम में क्या होता है कि ऊष्मा कम होती है, यानी हीट कम होता है। तो आप समझ सकते हैं ताप क्या है। ज्योति तीव्रता, पहले जानिए ज्योति क्या होती है। ज्योति एक लड़की का भी नाम कह सकते हैं, किंतु यहाँ भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान में ज्योति क्या है देखिए। आप मान लीजिए एक कैंडल जला दिए हैं, एक मोमबत्ती को जलाएं, तो जब मोमबत्ती को जो जलाते हैं तो ये क्या बन रहा है? लौ बन रही है। लौ, जिसको आप लौ कहते हैं, इसी को हम लोग ज्योति कहते हैं। भौतिक विज्ञान की भाषा में ज्योति कहा जाता है। अर्थात जब भी हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो उसके जलने की तीव्रता जो होती है वही ज्योति तीव्रता कहलाती है। आप लोग कहीं बिल्डिंग के दुकान पर देखे होंगे गैस वेल्डिंग करते हुए। गैस वेल्डिंग में क्या होता है कि जो गैस होता है वो बहुत स्पीड से निकलता है, तो उसका जो ज्योति है, लौ है, बहुत तेज जलता है और लोहे तक को छेद देता है, और जितना उसको गैस कम मिलता है उसकी तीव्रता उतनी ही कम हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं ज्योति तीव्रता क्या है। समय, बड़ा बलवान कौन नहीं जानता है समय, अर्थात जो
पृथ्वी का घूर्णन गति है, घूर्णन गति का मापन ही समय है ना। नेक्स्ट और लास्ट है आपका वस्तु का परिमाण। परिमाण मतलब कि वो कितना लंबा चौड़ा या मोटा है, वो उसका परिमाण होता है। ये भी वस्तु का परिमाण भी क्या होता है, निश्चित होता है। अब अगर आप यही पेन ही ले लीजिए, मार्कर ही, अब ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, अगर इसको तोड़ा ओड़ा न जाती है, हमेशा क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, निश्चित रहेगा ना, स्वतंत्र है। अर्थात ये भी क्या है, वस्तु परिमाण भी आपका मूल या भौतिक राशि है। तो आप समझ गए होंगे मूल राशियां क्या है। अब आइए देखते हैं भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि हमने बता दिया है क्या होता है। व्युत्पन्न राशि उसे कहेंगे जो अन्य मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया क्या आपको, चाल। चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, चाल दूरी बटे समय होता है ना, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से अगर आपको घनत्व किसी चीज का निकालना है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब किसी वस्तु का घनत्व पता करने के लिए सबसे पहले उसे आपको उसका द्रव्यमान, आयतन पता करना पड़ेगा, आयतन का द्रव्य, और उस वस्तु का द्रव्यमान, यानी दो चीज पता करना पड़ेगा। तब जाकर के दोनों को अगर द्रव्यमान में आयतन से भाग देंगे, तब जाकर के हमें घनत्व प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं, और दोनों अलग अलग मिल करके एक नया बन जा रहा है। आयतन ही ले लीजिए, आयतन भी एक आपका व्युत्पन्न राशि है। अब आयतन, किसी भी वस्तु का आपको आयतन अगर पता करना है तो क्या क्या पता करना पड़ेगा, लंबाई पता करनी पड़ेगी, चौड़ाई पता करनी पड़ेगी, और ऊंचाई पता करनी पड़ेगी। तब जाकर के आप क्या प्राप्त करेंगे, आयतन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक प्रयोग करना पड़ रहा है आयतन प्राप्त करने के लिए। इसी तरह से क्षेत्रफल ले लीजिए। क्षेत्रफल किसी भी चीज का निकालने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, लंबाई जाननी पड़ेगी और चौड़ाई जाननी पड़ेगी। तब जा करके गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल मिलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो व्युत्पन्न राशियां वो मूल राशियों के ऊपर निर्भर है। मूल राशियां प्राप्त हो रही हैं। अरे लंबाई का क्या लेंगे, मीटर लेंगे, चौड़ाई का भी मीटर लेंगे। तो इस तरह से 2 मीटर मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो व्युत्पन्न राशियां और मूल राशियां क्या हैं आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस, बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो समझ में आया हो, तो उन ज़रूरतमंदों तक जरूर शेयर करें जो विज्ञान के क्षेत्र से नहीं है और परीक्षा के, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इससे उनका भी मदद होगा और यकीनन सबका भला होगा। धन्यवाद।